जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए साइंस के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर किया करें और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। मीथेन गैस निम्नलिखित में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? आंसर करेंगे मीथेन गैस इज एमिटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए केवल धान के खेत से, ऑप्शन नंबर बी केवल दीमक की बॉम्बी से, ऑप्शन नंबर सी बोथ फ्रॉम ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो आप सभी जानते हैं कि मीथेन गैस धान के खेतों से निकलता है, साथ ही साथ दीमक की बॉम्बी से भी मीथेन गैस निकलता है। तो आपका सही आंसर होगा मीथेन गैस धान के खेतों से निकलता है, दीमक की बॉम्बी से भी मीथेन गैस निकलता है। इसके अलावा सब्जियों के विघटन से भी मीथेन गैस प्राप्त होता है। तो याद रखना है कि मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। याद रखेंगे मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन गैस की उत्पत्ति सब्जियों के विघटन से होती है। किससे होता है मीथेन गैस का उत्पत्ति? सब्जियों के विघटन से। सब्जियों के विघटन से मीथेन गैस का उत्पत्ति होता है। सब्जियों के विघटन से मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है। धान के खेत से मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है। दीमक की बॉम्बी से भी मीथेन गैस का उत्पत्ति होता है। याद रखिएगा। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, आप सभी से पूछ सकता है कि मीथेन का आकृति कैसा होता है। आप बताइएगा मीथेन का आकृति कैसा होता है। तो याद रखना है मीथेन का आकृति टेट्राहाइड्रल होता है। मीथेन का आकृति टेट्राहाइड्रल होता है। याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस का यानी नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है? आंसर करेंगे नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है? नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है? तो याद रखना है नेचुरल गैस का मुख्य घटक मीथेन है। नेचुरल गैस में 90% मीथेन पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि नेचुरल गैस का मुख्य घटक मीथेन है। नेचुरल गैस में मीथेन 90% पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। प्राकृतिक गैस में मीथेन 90% पाया जाता है। हवा के साथ मीथेन गैस विस्फोटक मिश्रण बनाता है, जिस कारण कोयले की खानों में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण विस्फोट होता है। तो अगर आपसे पूछे कोयले की खानों में विस्फोट क्यों होता है, तो कोयले की खानों में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण विस्फोट होता है। याद रखिएगा। समझ में आया? तो कोयले की खानों में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण विस्फोट होता है। याद रखिएगा। तो मीथेन धान के खेतों से और दीमक की बॉम्बी से प्राप्त होता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सके और क्लास का लाभ उठा सकें। अगला सवाल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बर्न्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 290 किलोजूल ऑफ हीट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज बर्न्ड अंडर द सेम कंडीशन। तो आंसर करेंगे हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलोजूल उष्मा देता है। इन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी उष्मा उत्पन्न होती है? तो पता है तो बनाइए और आंसर करें। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलोजूल उष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी उष्मा उत्पन्न होती है? तो आपको बनाना होगा। आप जानते हैं 1 मोल बराबर, आपको पता है 1 मोल बराबर क्या होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट। 1 मोल बराबर होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट। और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? आप जानते हैं H2 का एटॉमिक वेट कितना होगा? तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 1 मोल बराबर 2 ग्राम होगा। समझ में आ रहा है? 1 मोल बराबर क्या होगा? 2 ग्राम। क्यों? क्योंकि 1 मोल बराबर हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होगा। और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब 1 गुना 2 यानी 2 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है, आप देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस का 1 मोल में 2 ग्राम होता है। तो हाइड्रोजन गैस का 1 मोल जो है वो 290 किलोजूल ऊर्जा देता है।
यानी हाइड्रोजन गैस का 1 मोल के बराबर 2 ग्राम, यानी हाइड्रोजन गैस का 2 ग्राम जो है 290 किलो जूल ऊर्जा देता है। तो 4 ग्राम कितना देगा? 580 देगा। 290 गुने 2 580। आया समझ में? तो हाइड्रोजन गैस का 1 मोल जो है 290 किलो जूल ऊर्जा देता है, तो 4 ग्राम कितना देगा? उसका डबल देगा, क्योंकि 1 मोल जो है 2 ग्राम के बराबर होता है। अगर नहीं समझ में आया तो इधर लिखते हैं नीचे में। ठीक है, तो पहले तो आपको ये याद रखना है 1 मोल बराबर क्या होगा? 1 मोल बराबर होगा हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट। क्या होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट। 1 मोल बराबर हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट। और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, ठीक है। और 1 मोल यानी H2, इसका एटॉमिक वेट कितना होगा? 1 गुने 2 यानी बोल सकते हैं 2 ग्राम। तो 2 ग्राम इसका एटॉमिक वेट आ गया। एटॉमिक वेट कितना आ गया? 2 ग्राम। ठीक है, यहाँ ठीक से लिख लीजिएगा, 2 ग्राम एटॉमिक वेट है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। ठीक है, क्या हाइड्रोजन गैस का 1 मोल, और 1 मोल अभी कितना आया? 2 ग्राम के बराबर आया कि नहीं? 1 मोल 2 ग्राम के बराबर अभी आया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है कि 1 मोल जलकर 290 किलो जूल उष्मा देता है। जलकर 290 किलो जूल उष्मा देता है। इसका मतलब 2 ग्राम जो है 290 किलो जूल उष्मा देता है कि नहीं? तो और आपसे पूछ रहा है 4 ग्राम, तो 2 को 4 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे कि नहीं? तो 4 ग्राम कितना देगा? इसका भी डबल देगा कि नहीं? इधर भी 2 से गुना करेंगे कि नहीं? तो 4 ग्राम कितना देगा? 580 किलो जूल उष्मा देगा कि नहीं देगा? तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हुआ। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है, आराम से आप बना सकते हैं। तो याद रखना है 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस जो है वो कितना उष्मा प्रोड्यूस करेगा? तो 580 किलो जूल उष्मा प्रोड्यूस करेगा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। वायुयानों के टायरों को फुलाने भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? आपको बताना है वायुयान के टायर में फुलाने के लिए या वायुयान की टायर को भरने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है। तो बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारा सवाल पूछेगा और ये सवाल आंसर करेंगे आप। क्या आंसर कौन सा होगा? तो वायुयान के टायर को फुलाने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। कुछ बच्चे हीलियम आंसर कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बात याद रखना है, हीलियम भी होता है, लेकिन अगर ऑप्शन अगर आपका इस तरह रहता है, ठीक है, तो आप हाइड्रोजन को प्रीफर नहीं कीजिएगा, हीलियम को प्रीफर नहीं कीजिएगा, प्रीफर किसको कीजिएगा? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल जो है वायुयान के टायर को फुलाने के लिए किया जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल वायुयान के टायर को फुलाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे हीलियम जो बच्चे कर रहे हैं उनका भी आंसर सही होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में रहता जैसे यहाँ पे रहता बी एंड सी बोथ, तब आप आंसर करते कि वायुयान के टायर को फुलाने के लिए हीलियम एवं नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, याद रखना है कि वायुयान के टायर को फुलाने के लिए हीलियम एवं नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ऑप्शन में इस तरह रहेगा तो आपका आंसर इस तरह होगा, लेकिन अगर ऑप्शन आपका इस तरह रहा तो आपका आंसर होगा नाइट्रोजन, क्योंकि वायुयान के टायर को फुलाने के लिए हम लोग अधिकतर नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? वायुयान के टायर को फुलाने के लिए अधिकतर नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है आपका आंसर कौन सा होगा? ठीक है, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। तो याद रखना है वायुयान के टायर को फुलाने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अब नाइट्रोजन से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। ठीक है, क्या सवाल बनेगा? तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन किस ग्रुप का तत्व है? तो याद रखना है नाइट्रोजन जो है ग्रुप 15 का तत्व है। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का तत्व है। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का तत्व है। याद रखना है नाइट्रोजन ग्रुप 15 का तत्व है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन ग्रुप 15 का तत्व है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन प्रोटीन नामक जटिल कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होता है। अगर आपसे पूछे प्रोटीन में क्या पाया जाता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। पूछेगा डायरेक्ट सवाल, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, याद रखेंगे। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, और यूरिया का उपयोग कहाँ होता है? तो याद रखना है कि अमोनिया के उत्पादन में यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में भी भरा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया के उत्पादन में किया जाता है, नाइट्रोजन का उपयोग यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन का उपयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है,
समझ में आ गया। और लेगुमिनस परिवार की, यानी आप जानते हैं कि लेगुमिनस परिवार का जो दलहनी परिवार का जो पौधा होता है उसके जड़ों की गांठों में राइबोजियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो अगर आपसे पूछे नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, तो याद रखेंगे राइबोजियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो वायुयान के टायर को फुलाने में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। इसके अलावा हीलियम के बारे में भी आपको याद रखना है कि हीलियम एक हल्की और अज्वलनशील गैस है। ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हीलियम। ठीक है, दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है ब्रह्मांड में, हीलियम। और सबसे अधिक पाया जाता है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है हाइड्रोजन और दूसरे नंबर पे पाया जाता है हीलियम। ठीक है, तो अब यहाँ से हीलियम से और क्या याद रखना है, हीलियम की खोज किसने की, तो याद रखना है हीलियम की खोज लोकेयर के द्वारा की गई। लोकेयर के द्वारा हीलियम की खोज की गई। तो याद रखना है हीलियम का खोज लोकेयर के द्वारा किया गया। लोकेयर ने हीलियम की खोज की थी। और हीलियम का उपयोग भी वायुयान के टायर में भरने के लिए किया जाता है। हल्की गैस होने के कारण हीलियम वायुयान को ऊपर उठाता है। इसके अलावा मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बेलून में हीलियम गैस भरकर छोड़ा जाता है। ठीक है, तो मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए भी बेलून में हीलियम गैस भरकर छोड़ा जाता है, याद रखेंगे। इसके अलावा हीलियम का उपयोग कृत्रिम सांस के रूप में किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम सांस के रूप में हीलियम का उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, आया समझ में। लेकिन आपको फिर से बता रहे हैं कि अगर इस तरह का सवाल रहेगा तो आप नाइट्रोजन को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। तो वायुयान के टायर को फुलाने के लिए अधिकतर नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है और कभी कभी हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी कभी ऑप्शन में अगर दे कि बी एंड सी बोथ, तो आप आंसर क्या करेंगे, बी एंड सी बोथ। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और आपको पता है कि हीलियम जो है अक्रिय गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये क्या है, अक्रिय गैस है। तो याद रखना है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन 6 अक्रिय गैस हैं जिसको शून्य वर्ग में रखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। अगला सवाल, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। तो बताना है जितने भी जैव यौगिक हैं उनका अनिवार्य मूल तत्व क्या है। एकदम सिंपल सवाल है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है। तो आप जानते हैं कि जितने भी बायो कंपाउंड होते हैं सभी में कार्बन मूल रूप से पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा, कार्बन। ठीक है, तो सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन होता है, याद रखेंगे। आप जानते हैं कार्बन को ग्रुप 14 में रखा गया है। तो कार्बन जो है ग्रुप 14 का तत्व है। कार्बन ग्रुप 14 का सदस्य है, कार्बन ग्रुप 14 का तत्व है, याद रखना है। कार्बन ग्रुप 14 का तत्व है, याद रखिएगा। कार्बन को एक यूनिवर्सल एलिमेंट कहा जाता है। कार्बन क्या है, यूनिवर्सल एलिमेंट है। कार्बन का बहुत सारा यौगिक है। सबसे अधिक यौगिक किसका पाया जाता है, तो याद रखना है कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। कार्बन का सबसे अधिक यौगिक है और कार्बन को यूनिवर्सल एलिमेंट कहा जाता है। जितने भी जैव यौगिक होते हैं सभी में कार्बन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। तो आपका आंसर हो गया कार्बन। ठीक है, तो सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन होता है, याद रखेंगे। और कार्बन का बहुत सारा अपरूप होता है, आप जानते हैं। तो ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कि कार्बन का अपरूप कौन कौन सा होता है। तो याद रखना है हीरा जो है कार्बन का अपरूप होगा। ठीक है, हीरा कार्बन का अपरूप होता है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है, पता होगा। तो हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, कोयला। ठीक है, कोयला में भी कार्बन पाया जाता है, आप जानते हैं। तो हीरा, ग्रेफाइट और चारकोल कार्बन का अपरूप है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो गया। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है, कार्बन होता है, याद रखेंगे। और ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, गंधक, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल आपका पूछ सकता है कि गंधक से सवाल पूछ सकता है कि गंधक यानी गंधक कहते किसको हैं। पहले तो ये आप बताइए कि गंधक किसको कहते हैं। तो गंधक किसको कहते हैं बताएं। याद रखना है सल्फर, सल्फर को ही गंधक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है तो पूछेगा, याद रखना है गंधक किसे कहा जाता है, सल्फर को। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो गंधक जो है सल्फर को कहा जाता है। ठीक है, और सल्फर को तांबे का शत्रु भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा तांबे का शत्रु किसे कहा जाता है, तो याद रखना है कि सल्फर को तांबे का शत्रु कहा जाता है। ठीक है, गंधक को तांबे का शत्रु कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसका साधारण नाम क्या है, आपको पता है गंधक का साधारण नाम क्या है या सल्फर का साधारण नाम क्या है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, याद रखना है कि सल्फर का साधारण नाम है ब्रिमस्टोन। क्या नाम है,
ब्रिमस्टोन। तो याद रखना है कि सल्फर का साधारण नाम है ब्रिमस्टोन, सल्फर या गंधक का साधारण नाम ब्रिमस्टोन है। सल्फर या गंधक को तांबे का शत्रु कहा जाता है, सल्फर या गंधक को तांबे का शत्रु कहा जाता है, याद रखिएगा। और सल्फर को ऐसे लिखा जाता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है, याद रखेंगे। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अलावा आपको पता होगा प्याज लहसुन में भी सल्फर का यौगिक पाया जाता है। ठीक है, तो प्याज और लहसुन में सल्फर पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिलाया जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आप जानते हैं कि प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वल्कनीकरण। तो याद रखना है, रबड़ में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वल्कनीकरण। रबड़ में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया, ठीक है, तो रबड़ में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। रबड़ में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन कहा जाता है, वल्कनीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो रबड़ में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है, याद रखिएगा। रबड़ के वल्कनीकरण में सल्फर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और सल्फर का बहुत सारा यौगिक होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो ये सब भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या होगा, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन होता है, याद रखेंगे। तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। आंसर करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है, कार्बन। याद रखना है सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन जो है पाया जाएगा, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। ठीक है, सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन मिलता है। अब यहाँ से आपको क्या याद रखना है, कार्बन के यौगिक के बारे में आप याद रखेंगे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO से लिखा जाता है। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड आप जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी जहरीला गैस होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, काफ़ी जहरीला गैस होता है। मोटर गाड़ी के धुएं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है काफ़ी जहरीला गैस होता है। मोटर गाड़ी के धुएं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दम घोटने वाली गैस है, इसे दमघोटू गैस भी कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी कार्बन का यौगिक है। तो कार्बन का यौगिक में याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है, तो कार्बन जो है सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट सवाल है, कैल्शियम से आपका बहुत सारा सवाल पूछता है, तो इसको थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि कैल्शियम से बहुत सारा सवाल बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो पहले तो आपको याद रखना है कि कैल्शियम जो है दूध में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप जानते हैं कि दूध में कैल्शियम तत्व पाया जाता है। याद रखना है कि दूध में कैल्शियम तत्व पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम आप जानते हैं हड्डियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कैल्शियम। ठीक है, हड्डियों के लिए कैल्शियम जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब कैल्शियम का बहुत सारा यौगिक होता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड आपसे पूछ सकता है, तो CaO आप जानते हैं, CaO को क्या कहा जाता है, क्विकलाइम कहा जाता है। याद रखना है CaO को क्विकलाइम कहा जाता है, यानी इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। तो यही सवाल बहुत पूछता है कि CaO का फॉर्मूला, यानी CaO का नाम क्या है, तो CaO को क्विकलाइम कहा जाता है, इसे कैल्शियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताइएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना है CaOH, CaOH जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि कली चूना की प्रतिक्रिया जल से कराने पर बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, यानी स्लैग्ड लाइम भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, CaOH होल 2 को क्या कहा जाता है, इसे स्लैग्ड लाइम भी कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना होगा कि बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना को स्लैग्ड लाइम कहा जाता है और बिना बुझा हुआ चूना को क्विक लाइम कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, CaOH होल 2 याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो इसका बहुत सारा, कैल्शियम का बहुत सारा यौगिक होता है, इस चीज़ को आपको याद रखना होगा, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका सही आंसर क्या हो गया, कार्बन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं।
निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? तो आपको आंसर करना है कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक यौगिक बनाता है। तो आंसर कीजिएगा कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक यौगिक बनाता है। तो आंसर करें कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक यौगिक बनाता है। तो कार्बन, सिंपल सा क्वेश्चन है। कार्बन जो है सर्वाधिक यौगिक बनाता है, सबसे अधिक यौगिक बनाता है कार्बन। सर्वाधिक श्रृंखलन का गुण किस में होता है? कार्बन का होता है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। अगला सवाल, सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है। ठीक है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया है। इन ऑल बायो कंपाउंड्स द मोस्ट नेसेसरी फंडामेंटल एलिमेंट इज, सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व क्या है? कार्बन है। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर बी होगा कार्बन। ठीक है, इसलिए थोड़ा अलग अलग हट के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो आप अब यहाँ से क्या याद रखना है, ये तो समझ में आ गया कि सर्वाधिक जो सभी जो जैव यौगिक होते हैं उसमें कार्बन मूल रूप से पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बताते हैं जो आप याद रखिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछे हाइपो का फार्मूला क्या होता है? आप जानते हैं हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? फटाफट बताइएगा, हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। याद रखना है, हाइपो को सोडियम थायोसल्फेट कहा जाता है। हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। याद रखना है, हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। इसका फार्मूला होता है Na2S2O3.5H2O। तो याद रखेंगे कि सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2S2O3.5H2O। इसे हाइपो भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? पता है आपको लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइए, पोटेशियम परमैंगनेट। याद रखना है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को लाल दवा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कास्टिक पोटास किसे कहा जाता है? कास्टिक पोटास आपको पता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH को कास्टिक पोटास कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? आप जानते हैं D2O भारी जल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है, बेकिंग सोडा सभी को पता होगा। तो आप आंसर करेंगे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? आप जानते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो NaHCO3 बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। अगर आपसे पूछे धोवन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? बताएंगे धोवन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखना है, धोवन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, धोवन सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O होता है। धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, याद रखिएगा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला पूछेगा तो आप जानते हैं कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? बताएं, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है और कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे NaOH। ठीक है, तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल भी एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है। तो इस सवाल का आंसर आप समझ गए कि सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व क्या होगा? कार्बन होगा। ठीक है, तो क्लास में रेगुलर रहें और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट आप लोग करें ताकि रेगुलर आप लोगों के लिए क्लास ला सकें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लेड ऑफ पेंसिल इज, पेंसिल का लेड है, आपको बताना है कि लेड पेंसिल जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? लेड पेंसिल किसका बना होता है? एकदम सिंपल सवाल है, लेड पेंसिल किसका बना होता है? तो आंसर करेंगे लेड पेंसिल किसका बना होता है। तो आप सभी जानते हैं आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट। याद रखना है कि पेंसिल का लेड जो है वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो आंसर क्या होगा? लेड पेंसिल ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है और कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। याद रखना है, ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। ठीक है, और ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे काला शीशा किसे कहा जाता है? तो ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। तो याद रखना है कि ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में किया जाता है। अब इसे काला शीशा क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कागज पर रगड़ने से, यानी ग्रेफाइट को कागज पर अगर हम रगड़ते हैं तो उससे काला निशान बन जाता है, जिसके वजह से ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया। और आपसे एक सवाल और याद रखना है, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। विद्युत और ताप का सुचालक होता है। तो याद रखना है, ग्रेफाइट विद्युत एवं ताप का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत एवं ताप का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत एवं ताप का सुचालक होता है, याद रखेंगे। ग्रेफाइट विद्युत एवं ताप का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग
पेंसिल में किया जाता है, याद रखिएगा। और ग्रेफाइट का और भी बहुत सारा उपयोग है, जैसे आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रोड में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। शुष्क सेल और विद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। पेंसिल में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे अधिक तो यही पूछता है कि ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखना है ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में, ठीक है, ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे। पेंसिल में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां आपका आंसर क्या हो गया, पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लेड पेंसिल कंटेंस, लेड पेंसिल में होता है, आपको आंसर करना है लेड पेंसिल में क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं लेड पेंसिल में क्या होता है, आंसर करेंगे लेड पेंसिल में क्या होता है। तो याद रखना है लेड पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, शीशा नहीं होता। अगर आप शीशा करेंगे तो गलत हो जाएगा, लेड पेंसिल में शीशा 0% होता है, ठीक है। पूछेगा लेड पेंसिल में लेड कितना होता है, तो लेड पेंसिल में लेड 0% होता है, ठीक है। लेड पेंसिल में लेड नहीं होता है, लेड पेंसिल में लेड 0% होता है। लेड पेंसिल जो है लेड पेंसिल जो है वो शीशा का नहीं बना होता है, लेड पेंसिल ग्रेफाइट का बना होता है, याद रखिएगा। तो लेड पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, याद रखिएगा। अब शीशा से क्या सवाल बनेगा, तो शीशा से आपका ये सवाल बनेगा, शीशा को लेड कहा जाता है, याद रखना है कि शीशा को लेड कहा जाता है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 82, याद रखना है कि शीशा का एटॉमिक नंबर 82 होता है। पूछेगा लेड या शीशा का एटॉमिक नंबर कितना होता है, लेड या शीशा का एटॉमिक नंबर 82 होता है और इसका सिंबल क्या होता है, पीबी, ठीक है। याद रखना है कि लेड या शीशा का सिंबल क्या होता है, पीबी, इसका एटॉमिक नंबर होता है 82 और इसका अगर आपसे पूछेगा मुख्य नाम क्या है तो प्लम्बम, लैटिन नाम क्या है, प्लम्बम। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है ये सवाल कि शीशा का लैटिन नाम क्या है, तो याद रखना है शीशा का लैटिन नाम प्लम्बम है, लेड का लैटिन नाम प्लम्बम है। शीशा या लेड का एटॉमिक नंबर 82 होता है, शीशा या लेड का सिंबल कौन सा होता है, पीबी, ठीक है। और आप जानते हैं कि शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क गैलेना से किया जाता है, तो गैलेना का फॉर्मूला आपको पता होगा, PbS। तो याद रखना है कि शीशा का निष्कर्षण गैलेना से किया जाता है, गैलेना से शीशा प्राप्त होता है, गैलेना का फॉर्मूला होता है PbS, याद रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, शीशा जो होता है ताप और विद्युत का कुचालक होता है, याद रखना है ताप और विद्युत का कुचालक होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि शीशा ताप और विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। शीशा ताप और विद्युत का कुचालक होता है, शीशा ताप और विद्युत का कुचालक होता है। शीशा का निष्कर्षण गैलेना से किया जाता है, शीशा का लैटिन नाम प्लम्बम होता है, एटॉमिक नंबर 82 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आया। और इसका बहुत सारे यूज़ होता है, मिश्र धातु बनाने में शीशा का उपयोग होता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि नाभिकीय अनुसंधान में भी शीशा का इस्तेमाल या लेड का इस्तेमाल किया जाता है। लेड का इस्तेमाल मिश्र धातु बनाने में, लेड का इस्तेमाल नाभिकीय अनुसंधान में किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। मिश्र धातु में आपसे सवाल पूछ सकता है लेड में, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि फ्यूज तार किसका बना होता है, पता है आपको फ्यूज तार किसका बना होता है, बताइए, सभी को पता होगा फ्यूज तार किसका बना होता है। तो याद रखना है लेड और टीन का बना होता है, तो लेड को पीबी लिखते हैं, ठीक है, और टीन को एसएन से लिखते हैं। तो फ्यूज तार लेड और टीन का मिश्र धातु होता है, याद रखना है कि फ्यूज तार लेड और टीन का मिश्र धातु होता है, याद रखिएगा, ठीक है। फ्यूज तार लेड और टीन का मिश्र धातु होता है। अगर आपसे पूछे सोल्डर, सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है, सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है, तो सोल्डर टीन और लेड का मिश्र धातु होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सोल्डर लेड और टीन का मिश्र धातु होता है। टीन जो है ज़्यादा पाया जाता है, लेड थोड़ा कम पाया जाता है, तो सोल्डर जो है लेड और टीन का मिश्र धातु होता है, याद रखना है, ठीक है। आ गया सवाल समझ में, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए तो अगला सवाल देख लेते हैं। इस सवाल का आंसर हो गया लेड पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है, शीशा नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है, तो आंसर करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स कैन अफेक्ट ब्लड स्ट्रीम लीडिंग टू डेथ। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है, तो आंसर कीजिएगा इनमें से कौन सा ऐसा वायु प्रदूषक है जो रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, आंसर करेंगे। तो आप सभी को पता होगा आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल सही आंसर है। तो याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO से लिखा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO से लिखा जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन, स्वादहीन, विषैला गैस है।
कार्बन मोनोऑक्साइड जो है काफ़ी विषैला गैस होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक लाल पदार्थ बनाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। यानी ब्लड जो है ऑक्सीजन ग्रहण करने का क्षमता जो है खो देता है। तो ब्लड जब ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा तो उससे क्या होगा, आदमी को सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि जब ब्लड में क्या होता है कि ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, तो जब ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है, सांस लेने में परेशानी हो जाता है और दम घुटने लगता है, और इसके वजह से व्यक्ति दम घुटने के कारण मृत्यु हो जाता है व्यक्ति का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड है जो रक्त धारा को दुष्प्रभावित करता है, ब्लड को फ्लो होने से मतलब ब्लड में ऑक्सीजन को फ्लो होने से रोकता है, जिसकी वजह से दम घुटने लगता है और व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। याद रखना है इसको क्या कहा जाता है, दम घोटू गैस। तो अगर आपसे पूछे दम घोटू गैस किसे कहा जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहा जाता है। याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और कार्बन मोनोऑक्साइड का बहुत सारा यूज़ होता है, जैसे फॉस्जीन गैस, जितना भी खतरनाक गैस जो होता है ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड से बनता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड से फॉस्जीन गैस बनता है, तो फॉस्जीन गैस भी काफ़ी जहरीला होता है। तो पूछेगा फॉस्जीन गैस का निर्माण किससे होता है, तो फॉस्जीन गैस का निर्माण कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। फॉस्जीन गैस का निर्माण कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, फॉस्जीन गैस का निर्माण कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा प्रोड्यूसर गैस भी एग्जाम में पूछता है कि प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है। आपको पता है प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है, तो आपको याद रखना है कि जो प्रोड्यूसर गैस होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और प्रोड्यूसर गैस जो होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस जो होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछेगा एग्जाम में प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है, तो प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो गया, याद रखिएगा, ब्लड में घुल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के फ्लो को रोक देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को दम घुटने लगता है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न करने वाला गैस कौन सा हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा। तो आप सभी से आग्रह करेंगे कि प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें। क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है। आंसर करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज स्ट्रॉन्ग। आपको बताना है इनमें से कौन सा पदार्थ जो है ये सर्वाधिक स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पदार्थ जो है वो सर्वाधिक मजबूत है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग है। इनमें से कौन सा पदार्थ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देख के ही आप आंसर कर सकते थे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर कीजिए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन बहुत अच्छा है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक मजबूत क्या होगा, तो ग्रेफीन। याद रखना है ग्रेफीन जो है कार्बन का ही एक प्रकार है और यह सर्वाधिक मजबूत तत्व होता है, मतलब बोल सकते हैं पदार्थ होता है, तत्व नहीं पदार्थ बोल सकते हैं। तो याद रखना है कि ग्रेफीन जो है सर्वाधिक मजबूत पदार्थ है। ग्रेफीन जो है सर्वाधिक मजबूत पदार्थ है, याद रखिएगा। बाकी आप देख रहे हैं कि जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील, ये सब क्या है, मिश्र धातु है। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में सवाल बनता है कि किसका मिश्र धातु है ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है जर्मन सिल्वर में क्या नहीं पाया जाता है। पूछेगा जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना पाया जाता है, आपसे पूछेगा एग्जाम में जर्मन सिल्वर में सिल्वर पाया जाता है कितना, तो आप क्या आंसर करेंगे, जर्मन सिल्वर में कितना सिल्वर पाया जाता है। तो याद रखना है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0% पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0% पाया जाता है। तो इसका मतलब है जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु होता है, तो जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु होता है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु होता है। ठीक है, बगल में जनरेटर चल रहा है जिसकी वजह से मतलब मेरा भी कंसंट्रेशन भंग हो रहा है और आप लोगों को भी शायद दिक्कत हो रहा होगा, पता नहीं कितना आवाज़ जा रहा है नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है, याद रखना है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद देखिए लिखा है ब्रास। ब्रास मतलब होता है पीतल। पीतल किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है ब्रास। याद रखना है ब्रास जो है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। ब्रास जो है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। 70% कॉपर और 30% जिंक मिलाया जाता है। ठीक है, तो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है पीतल, याद रखिएगा। पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। अगर आपसे पूछे कांसा यानी ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किसका मिश्र धातु है, आप जानते हैं ब्रॉन्ज किसका मिश्र धातु है,
तो ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। ठीक है, तो ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। पीतल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकेल का मिश्र धातु है, याद रखिएगा। यहाँ पे स्टील लिखा है, तो स्टील आप जानते हैं कैसे बनता है, स्टील इस्पात कैसे बनता है, तो लोहा और कार्बन का मिश्र धातु इस्पात कहलाता है। पता ही होगा आपको कि लोहा एवं कार्बन की मिश्र धातु से इस्पात बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर आपसे पूछे गन मेटल, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है, तो आप क्या बताएंगे, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है, तो आंसर करेंगे गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है, कॉपर जिंक और टिन। याद रखना है, कॉपर जिंक और टिन का मिश्र धातु होता है गन मेटल। ठीक है, गन मेटल कॉपर जिंक और टिन का मिश्र धातु होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, गन मेटल कॉपर जिंक और टिन का मिश्र धातु होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि ड्यूरेलुमीन, ड्यूरेलुमीन किसका मिश्र धातु होता है, तो याद रखना है ड्यूरेलुमीन किसका मिश्र धातु होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एल्यूमिनियम का मिश्र धातु होता है ड्यूरेलुमीन। एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीशियम और मैग्नीज मिलकर ड्यूरेलुमीन बनता है और इसमें सबसे अधिक एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसलिए याद रखना है कि ड्यूरेलुमीन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक मजबूत कौन सा होगा पदार्थ, तो याद रखना है ग्रेफीन सर्वाधिक मजबूत पदार्थ है और ग्रेफीन जो है कार्बन के द्वारा बनता है, तो ग्रेफीन सर्वाधिक मजबूत पदार्थ होता है, आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर क्या होगा, ग्रेफीन, याद रखेंगे। ठीक है, तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है, आंसर करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। तो क्वेश्चन को बस घुमा रहा है, देखिए बता रहा है कि केवल कार्बन से कौन सा बना है, तो आप जानते हैं ग्रेफीन, ग्रेफीन जो है वो केवल कार्बन से बना होता है और ग्रेफीन जो है सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, तो याद रखना है केवल कार्बन से बना होता है ग्रेफीन। आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफीन केवल कार्बन से बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। अगला सवाल, द कार्बन क्वांटम इज मैक्सिमम इन, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, आपको बताना है कार्बन की मात्रा किसमें अधिकतम होती है, तो आंसर कीजिएगा कार्बन की मात्रा किसमें अधिकतम होता है। ठीक है, तो ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील, मिश्र धातु, इनमें से किसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर करेंगे कार्बन की मात्रा किसमें अधिकतम होती है। तो आप सभी को याद रखना है ढलवा लोहा, ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो याद रखना है कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है किसमें, ढलवा लोहा या कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, कार्बन कितना होता है, लगभग 2.5% होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि कास्ट आयरन में कार्बन लगभग 2.5% होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि कास्ट आयरन में कार्बन लगभग 2.5% होता है, याद रखिएगा। और कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा जो होता है इसके कारण कठोर और भंगुर होता है। ठीक है, तो ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा अधिक होती है जिसके वजह से ढलवा लोहा कठोर और भंगुर होता है, याद रखिएगा। तो इसमें कार्बन अधिक होगा, इसका मतलब यह सबसे क्या बोल सकते हैं, निम्न कोटि का लोहा होता है। तो अगर आपसे पूछे निम्न कोटि का लोहा कौन सा है, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ देगा कि सबसे निम्न कोटि का लोहा कौन सा है, सबसे निम्न कोटि का लोहा कौन सा है, तो याद रखना है कि सबसे निम्न कोटि का लोहा होता है ढलवा लोहा। समझ में आया कि ढलवा लोहा जो है इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है जिसके वजह से ये सबसे निम्न कोटि का लोहा होता है, इसमें कार्बन मिला है। ठीक है, तो याद रखना है कि ढलवा लोहा सबसे निम्न कोटि का लोहा होता है, ढलवा लोहा में कार्बन सबसे अधिक होता है, लगभग कार्बन 2.5% होता है। ठीक है, अब दूसरा सवाल है, यहाँ पे बनेगा पिटवा लोहा। आपसे पूछेगा कि सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है, तो याद रखना है पिटवा लोहा जो है सबसे शुद्ध लोहा है। तो अगर आपसे पूछे सबसे शुद्ध लोहा कौन सा है, सिंपल सा आपको माइंड लगाना है कि अगर पिटवा लोहा जो सबसे शुद्ध लोहा है इसका मतलब इसमें अशुद्धि नहीं मिला होगा, यानी इसमें कार्बन कम होगा। ठीक है, तो पूछे अगर कि सबसे कम कार्बन किस प्रकार के लोहा में पाया जाता है, तो पिटवा लोहा में सबसे कम कार्बन पाया जाता है, सबसे कम कार्बन पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा लोहा है जिसमें कार्बन सबसे कम पाया जाता है, तो याद रखना है कि पिटवा लोहा में कार्बन बहुत कम पाया जाता है, सबसे कम कार्बन पाया जाता है पिटवा लोहा में, याद रखेंगे। ठीक है, तो कार्बन इसमें कम पाया जाएगा, इसका मतलब यह क्या होगा, सबसे शुद्ध लोहा होगा। तो एग्जाम में बस घुमाता है कि सबसे शुद्ध लोहा किसे कहा, सबसे शुद्ध लोहा किसमें पाया जाता है, तो याद रखना है पिटवा लोहा सबसे शुद्ध लोहा होता है, पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। ठीक है, और ढलवा लोहा जो क्या होगा, निम्न कोटि का लोहा होगा, ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में, ढलवा लोहा निम्न कोटि का लोहा होता है, याद रखिएगा। तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी मिश्र धातु के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है,
और यहाँ से एक चीज़ और याद रखना है स्टेनलेस स्टील के बारे में, ठीक है। स्टेनलेस स्टील के बारे में पूछ सकता है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होता है, तो आप जानते हैं स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होता है, जिसके वजह से जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें जंग नहीं लगता है क्योंकि उसमें क्रोमियम होता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कार्बन। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है, तो डायमंड में है, ग्रेफाइट में है, कोयला में है, लेकिन बालू में कार्बन नहीं होता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बालू में कार्बन नहीं होता है। समझ में आया। तो डायमंड में क्या होता है, डायमंड आप जानते ही हैं कि कार्बन पाया जाता है डायमंड में, ग्रेफाइट में भी कार्बन पाया जाता है, कोयला में भी कार्बन पाया जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि कोयला कितने प्रकार का होता है, पता होगा कोयला कितने प्रकार का होता है, बताइए कोयला कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला। याद रखना है कि सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है उसे एंथ्रासाइट कोयला कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बिटुमिनस कोयला, और बिटुमिनस कोयला को सॉफ्ट कोल कहा जाता है। अगर आपसे पूछे मुलायम कोयला किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है बिटुमिनस को सॉफ्ट कोल कहा जाता है, ठीक है। बिटुमिनस कोयला को क्या कहा जाता है, बिटुमिनस कोयला को मुलायम कोयला कहा जाता है, ठीक है। बिटुमिनस कोयला को मुलायम कोयला कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है भूरा कोयला। अब भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कौन सा कोयला है जिसे भूरा कोयला कहा जाता है, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। याद रखना है लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, ठीक है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। फिर पूछेगा सबसे खराब क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, या ऐसा कौन सा कोयला होता है जिसको जलाने पर धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला कोयला कौन सा होता है। याद रखना है पिट कोयला। पिट कोयला जो होता है सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है। याद रखना है कि पिट कोयला सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है, ठीक है। निम्न कोटि का कोयला होता है पिट कोयला। तो याद रखना है कि सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है कौन सा, सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है पिट कोयला। इसको जलाने से धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। याद रखिएगा पिट कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। और सबसे अच्छा कोयला बोलेगा तो लिग्नाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला होता है, याद रखिएगा। और सबसे खराब कोयला पिट कोयला, ठीक है। सॉफ्ट कोयला बिटुमिनस, भूरा कोयला लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्लास को प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिएगा, और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कार्बन। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि हीरा, ग्रेफाइट और कोयला में कार्बन होता है, जबकि सैंडस्टोन बलुआ पत्थर में कार्बन नहीं होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सैंडस्टोन बलुआ पत्थर में कार्बन नहीं होता है, ठीक है। सैंडस्टोन बलुआ पत्थर में कार्बन नहीं होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, एक सवाल और बोलता है, आप जानते होंगे कि बालू को क्या कहा जाता है, आप जानते हैं, आपसे एग्जाम में पूछ देगा बालू को क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है सिलिका, सिलिका को बालू भी कहा जाता है। याद रखना है कि सिलिका को बालू भी कहा जाता है, या फिर बालू को सिलिका भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि बालू को क्या कहा जाता है, तो सिलिका भी कहा जाता है, याद रखना है। बालू को सिलिका भी कहा जाता है। और बालू का फार्मूला अगर आपसे पूछ दे तो क्या होगा पता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। बालू का फार्मूला होता है SiO2। तो याद रखना है बालू का सूत्र होता है SiO2। बालू को सिलिका भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। आपसे पूछ रहा है अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सा सवाल है, आपको पूछा है फायर एक्सटिंग्विशर में यानी अग्निशामक यंत्र में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार होता है। तो आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कभी पूछे इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस में माना जाता है, यानी मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस कहा जाता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रकृति कैसा होता है, तो आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अम्लीय प्रकृति का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अम्लीय प्रकृति का होता है, याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है।
समझ में आया? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अम्लीय प्रकृति का होता है, याद रखेंगे। और आप सभी को पता होगा कि सोडा वाटर में अधिक दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला होता है। सोडा वाटर में अधिक दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला होता है। आपको पता होगा जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है उसमें भी अधिक दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में अधिक दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला होता है, याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ड्राई आइस कहा जाता है। आप जानते हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अग्निशमन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग अग्निशमन में किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्लास को प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। अगला सवाल, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होता है? आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय विच रिएक्शन इन फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होता है? ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? आप आंसर करेंगे आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस अभिक्रिया से पैदा होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस प्रकार पैदा होता है? तो आग बुझाने वाले संयंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। समझ में आया? तो याद रखना है कि आग बुझाने वाले संयंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करते हैं और इस अभिक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, जो कि क्या करता है? आग बुझाने में मदद करता है। अब यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट से बहुत सारा सवाल आपका बनेगा एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट का आपको फार्मूला बताना है। तो आंसर करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। आप जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है, याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो एक तो आग बुझाने में यूज़ होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, समझ में आ गया। अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल होता है, पहला। दूसरा याद रखना है एसिडिटी दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, एसिडिटी दूर करने में सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। एसिडिटी दूर करने में, ठीक है, एसिडिटी दूर करने में सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है एसिडिटी दूर करने में अग्निशामक यंत्रों में, याद रखिएगा। और साथ ही साथ बेकिंग पाउडर बनाने में भी बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर बनाने में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। तो याद रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaSCO3 और इसका उपयोग होता है एसिडिटी दूर करने में और अग्निशामक यंत्रों में। ठीक है, अगला ऑप्शन है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में आप जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 कहा जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? H2SO4 कहा जाता है। बाकी आप जानते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उद्योगों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसके वजह से सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? केमिकल किंग कहा जाता है। याद रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को केमिकल किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केमिकल किंग। सल्फ्यूरिक अम्ल को केमिकल किंग कहा जाता है क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो होता है बहुत ज़्यादा होता है फैक्ट्री में। तो याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट केमिकल किंग कहा जाता है क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का उद्योगों में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, तो उद्योगों में बहुत ज़्यादा उपयोग होने के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल को केमिकल किंग कहा जाता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। याद रखना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। तो याद रखना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को केमिकल किंग कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को कशिश का तेल भी कहा जाता है। औद्योगिक पैमाने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस और याद रखना है कि औद्योगिक स्तर पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए लेड चैम्बर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तो समझ में आ गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है
और इसके द्वारा आग बुझाने में मदद मिलता है। तो याद रखिएगा, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से उत्पन्न होगा? तो आग बुझाने वाले संयंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, जो कि आग बुझाने में हेल्प करता है। तो आप सभी से आग्रह करेंगे कि प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें। क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है। आपको बताना है कौन सी ऐसी गैस है जिसका उपयोग करके वनस्पति घी बनाया जाता है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनता है, तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सा है? सिंपल सा सवाल है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? आंसर बताएं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सा है? ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। याद रखना है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, आप जानते हैं आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का पहला तत्व है और हाइड्रोजन अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है, याद रखिएगा। और हाइड्रोजन जो है एस ब्लॉक का तत्व होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, हाइड्रोजन एस ब्लॉक का सदस्य है, याद रखिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, आपसे पूछेगा किसका नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है? तो हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। याद रखना है, हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। तो ये आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, याद रखेंगे। हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, याद रखिएगा। और एक ये भी सवाल यहाँ से पूछेगा घुमा के कि हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, ये तो समझ में आ गया। दूसरा आपको याद रखना है कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। एकमात्र ऐसा तत्व है, एकमात्र तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो पूछे एकमात्र तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो याद रखना है एकमात्र तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, एकमात्र तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है वो कौन सा होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एकमात्र तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, इसके अलावा याद रखना है हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे। और हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई है। तो हाइड्रोजन का खोज किसने किया? तो हाइड्रोजन को खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया। तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई। तो हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया, याद रखेंगे। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया है। और एक सवाल याद रखना है कि सभी अम्लों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो सभी अम्लों का अनिवार्य घटक होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में पाया जाता है। ठीक है, तो सभी अम्लों का अनिवार्य घटक क्या होगा? तो याद रखना है सभी अम्लों का अनिवार्य घटक होता है हाइड्रोजन। ठीक है, सभी अम्लों का अनिवार्य घटक क्या होगा? तो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है हाइड्रोजन गैस, याद रखिएगा। और ये किसका कथन है? तो हम्फी डेवी। तो पूछेगा एग्जाम में अगर कि सभी अम्लों का अनिवार्य घटक हाइड्रोजन है, या किसने कहा? तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन जो है अनिवार्य रूप से पाया जाता है, ऐसा कथन कहा है हम्फी डेवी ने। ठीक है, तो हम्फी डेवी ने कहा है कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन का बहुत सारा यूज़ होता है, आप जानते हैं। हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप जानते हैं हल्की गैस होने के कारण बेलून में भी हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक है, इसके अलावा द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। तो याद रखना है द्रव हाइड्रोजन के रूप में रॉकेट ईंधन का उपयोग किया जाता है, यानी रॉकेट ईंधन में द्रव हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना है कि द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आंसर क्या हो गया? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्लास को प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, और क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए। अगला सवाल, हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो आंसर कीजिएगा।
तो आंसर करें, हाइड्रोकार्बनों के बढ़ते अनुभार के अनुसार कौन सा सही क्रम है। एकदम सिंपल सवाल है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, तो आप जान ही रहे हैं, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है हाइड्रोकार्बन के अनुभार के बढ़ते क्रम में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो मेथेन, उसके बाद आएगा मीथेन, के बाद एथेन, उसके बाद प्रोपेन और ब्यूटेन। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंपल सवाल था। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो आंसर करेंगे, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। एकदम आसान सवाल है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, याद रखिएगा। ठीक है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन, याद रखिएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, याद रखिएगा। ड्यूटेरियम को भारी जल कहा जाता है, आप जानते हैं ड्यूटेरियम को भारी जल कहा जाता है। ड्यूटेरियम की खोज यूरे के द्वारा की गई। तो ड्यूटेरियम की खोज यूरे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और नाभिकीय प्रतिक्रिया में ड्यूटेरियम का इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, और ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है, D2O से लिखा जाता है, आपको पता होगा ये सब चीज़। तो ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है, याद रखिएगा। और भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, याद रखेंगे। भारी जल की खोज यूरे और वाष्पबर्न के द्वारा की गई। तो अगर आपसे पूछे भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, तो भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, याद रखना है। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, और भारी जल की खोज यूरे और वाष्पबर्न के द्वारा की गई। तो याद रखना है, यूरे और वाष्पबर्न के द्वारा भारी जल की खोज की गई। ठीक है, तो भारी जल का फॉर्मूला D2O होता है, भारी जल की खोज यूरे और वाष्पबर्न के द्वारा किया गया। भारी जल को भारी जल क्यों कहा जाता है, तो याद रखना है, भारी जल का घनत्व साधारण जल से अधिक होता है, जिसके वजह से इसे भारी जल कहा जाता है। ठीक है, और भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो इतना सवाल यहाँ से आप याद रखिएगा। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इतना ही सवाल था। आप सभी से आग्रह करेंगे कि क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ क्लास में रेगुलर रहें, और आप सभी से आग्रह करेंगे कि कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करें। ठीक है, तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिएगा और क्लास में बने रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय BSA, धन्यवाद।